पुलिस कांस्टेबल अहमद नज़ीर कुंजू जो कि जुलाई 2 को उस एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे, उन्हें उस एरिया में आग लगने का पता चलता है और वो उस एरिया के करीब जाने लगते हैं और वहाँ तभी आ जाता है सुशील शर्मा और वो पुलिस कांस्टेबल को ये बोलता है कि वो अपने पुराने इलेक्शन पोस्टर्स को बर्न कर रहे हैं। अब यस उसके लिए ये बहाना बनाना बहुत आसान था क्योंकि वो तो एक नहीं अब वो पुलिस कांस्टेबल इससे ज़्यादा क्वेश्चन क्या ही पूछ लेते क्योंकि इस बहाने में कोई शक सा नहीं दिख रहा था। तो जो पुलिस कांस्टेबल थे अहमद नज़ीर कुंजू वो वापस अपने एरिया में चले जाते हैं, बट इस बार उन्हें किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो एक सब्ज़ी वाली थी और वो चिल्लाती है आग लग गई आग लग गई। अहमद जी को पता चल जाता है कि कुछ तो गलत है। वो सीधा भागते हैं और उस रेस्टोरेंट के वॉल्स जंप कर देते हैं और उसके बाद जो उन्हें दिखता है इट्स हिलेरियस। इस तरह से क्या था, क्या ये टुकड़े करने वाली बात को आप मानते हैं या फिर सारी चीज़ें? सर वो टुकड़े वाली बात तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मना कर दिया कि उसके बॉडी के कोई टुकड़े नहीं हुए थे। और जब क्राइम हो जाता है तो क्राइम को बचाने की कोशिश में आदमी और गलतियां करता है। मैं कि आग लग रही है इसमें, क्या आप जला रहे हो? कल लगा रही माँ, तू तो बड़ी पंतानी है। बल्कि मुर्गा जला रहे हो का बकरा जला रहे हो? नहीं, अब तो जब बड़ी पंतानी है। मैंने कि भैया मैंने इसमें मुर्दा फूक रहा है। मैं इतनी उच्चतम न्यायालय ने तंदूर हत्या मामले में सुशील शर्मा की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला। वर्ष 1995 के इस चर्चित मामले में युवा कांग्रेस के पूर्व नेता सुशील का शिकार बनते ही नैना सुशील के सामने ढेर हो गई, लेकिन अफसोस की बजाय सुशील नैना की लाश को ठिकाने लगाने की जुगत में भिड़ गया। वेल गाइस, सीरियल किलर ये नाम सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? सन की है साला, भागो यहाँ से। यस, एम आई राइट? बट सीरियल किलर्स मोस्टली दो तरीके के होते हैं। एक वो जिन्हें दूसरों को तड़पता देख बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है और दूसरे वो जो अपने प्यार के लिए गलत कदम उठाना चालू करते हैं और वो जो भी बीच में आता है उसका कत्ल करके उसे ख़त्म कर देते हैं। इंडिया में आप देखोगे सीरियल किलर्स के केसेस ज़्यादातर प्यार के चक्करों में ही आते हैं। और अगर रिसेंटली मैं आपको सबसे बड़ा केस बताऊं तो श्रद्धा और आफ्ताब वाला केस आप सबको मालूम होगा, जो कि साल के अंत तक आते आते पूरे इंडिया को शॉक वेव दे देता है। एक बहुत ही डार्क और एक बहुत ही सच्ची चीज़ बताऊं मैं तुम्हें, एक आम आदमी और एक सीरियल किलर में बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि आम आदमी उतना क्रिएटिव नहीं होता जितना कि एक सीरियल किलर होता है। और ये मैं उनके फेवर में नहीं बोल रहा हूँ। ये आप आफ्ताब पूना वाला केस ही देख लो। उसने उस लड़की के 36 टुकड़े करके एक नया फ्रिज खरीदा कि उसमें वो रख सके और वो दिल्ली की अलग अलग जगह पर उसकी डेड बॉडी को फेंके जा रहा था। एंड यस, जो केस मैं तुमसे आज शेयर करने वाला हूँ वो भी तुम्हारा दिमाग घुमा के रख देगा, तुम्हें मजबूर कर देगा वीडियो एग्जिट करने के लिए। बट मत करना, देखना, ध्यान से देखना कि ये दुनिया कैसी हो चुकी है, कैसे हम कलयुग के करीब जा रहे हैं। यस, एंजॉय करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक मारना और लेट्स एंटर इन द वीडियो। वेल गाइज, ये जो केस है ना ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है बट इसका जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आजकल एक मीम बहुत ज़्यादा चल रहा है, स्मॉल रोल ह्यूज इम्पैक्ट, बस कुछ उसी प्रकार का ये केस है। बट ये केस इतना ज़्यादा बड़ा क्यों बन जाता है? बड़ा इसलिए बन जाता है क्योंकि इस केस में एक बहुत ही जानी मानी पार्टी का एक लीडर इन्वॉल्व है और वो भी मर्डर के केस में। और मर्डर भी कुछ ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मर्डर, बहुत ही ज़्यादा घिनौना मर्डर। अगर आप कहीं भी यूट्यूब या किसी और जगह पर जाकर सर्च करते हो ना तो आपको इस केस के बारे में बहुत कम सा क्लू मिलेगा, बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं करी गई है। आप जैसे देखोगे ना बाकी सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक न्यूज़ को 24/7 चलाते रहते हैं। अब आप अतीक अहमद का ही केस ले लो। इस केस के बारे में वैसी कोई चीज़ नहीं थी कि इसको हर समय टेलीकास्ट किया जा रहा हो। इसका एक बड़ा रीज़न है कि ये 1992 की बातें हैं तो फिर इस पर उतना ज़्यादा लोग नज़र भी नहीं डालते क्योंकि टेलीविज़न उस समय इतने ज़्यादा थे नहीं पॉपुलर। बट इस केस के बारे में ज़्यादा बातें करी ही नहीं गई है और उसका एक सिंपल रीज़न आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और वो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड। ओके, सो ये चीज़ कुछ ऑफेंड करने वाली है, सो हम इस पर नहीं जाएंगे, कंट्रोल करूँगा मैं। हम सीधा चलते हैं केस पे।
तो इस केस का जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है सुशील शर्मा, जो कि दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। और इस केस की जो दूसरी कैरेक्टर है वो है नैना साहनी, जो कि ऑल्सो यूथ कांग्रेस की लीडर थी बट गर्ल्स विंग की। दिल्ली में ही नैना और सुशील एक साथ मिलते हैं और इन दोनों का ऑफिस में आना जाना लगा रहता था। मतलब सुशील के ऑफिस में आती थी नैना साहनी। बहुत ही जल्द क्या होता है कि जो सुशील शर्मा है वो एक फ्लैट खरीदता है मंदिर मार्ग दिल्ली में, और उसके बाद उस फ्लैट में नैना साहनी का आना जाना लगा रहता था। अड़ोस पड़ोस के लोग तो ये भी बोलते हैं कि वो रात भर उधर रुकती थी सुशील शर्मा के घर। यस, आप देख लो, ये केस मैं आपको 1992 की बता रहा हूँ, जहाँ ये सारी सिनेरियो है। इतना ज्यादा खुला माइंड का सोसाइटी नहीं था, अभी नहीं है तो उस समय की तो आप बात ही हटा दो। अच्छा, आप एक सिंपल सी बात बताओ, अभी आप एक मूवीज या कुछ भी देखते हो, आपको दिखता नहीं है कि जो बैचलर्स रहते हैं अगर उनके घर में कोई लड़की आ जाती है तो भाई कितना ज़्यादा हंगामा मचा देते हैं अड़ोस पड़ोस के लोग। इसका सिंपल रीज़न पॉलिटिकल बैकग्राउंड। आपको पहले भी बताया मैंने, आप अपने घर वालों में देखना, वो भी पॉलिटिकल, जिसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल है ना, उससे थोड़ा बच के रहना पसंद करते हैं, क्योंकि भाई उनको पता है कि ये ज़्यादा लंबा फंसा सकता है। सिंपल सीधा यही सिनेरियो सुशील शर्मा के भी केस में था कि कोई बोलने वाला ही नहीं था। कुछ समय बाद तो ये लोग ये भी क्लेम करने लगे कि दे आर मैरिड। कोई भी पर्सनैलिटी, कोई भी बड़ा आदमी कभी अपनी शादी को ऐसे सबके सामने लाता नहीं है, बहुत मुश्किल से लाता है, बहुत सीक्रेटली होती है उनकी शादी। कुछ उसी प्रकार इन्होंने भी किया। ये अपने शादी को पब्लिक नहीं करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने अंदर ही अंदर कब कर लिया किसी को नहीं पता चला और इनकी शादी हो गई। अब यहाँ नैना को एक लाइसेंस मिल गया कि ये शादी जो है ये बाहर वालों को पता ही नहीं है, और इसका आगे जाकर वो यूज़ भी बहुत बढ़िया से करेगी। ये मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इस केस से इसका कोई लेना देना नहीं है। शुरू में जो नैना साहनी थी वो बहुत ही ज़्यादा बोलने लगी कि हमें अपने शादी को पब्लिक कर देना चाहिए, अनाउंस कर देना चाहिए कि हम मैरिड हैं, बट सुशील शर्मा मना करता रह गया कि नहीं हम अभी नहीं रिवील कर सकते, बाद में कभी। अब दोनों की अलग मेंटेलिटी बन चुकी थी। सुशील शर्मा चाहता था कि वो अपने मैरिड लाइफ को सीक्रेट रखे, और वहीं दूसरी तरफ नैना साहनी चाहती थी कि हम पब्लिकली सबको बता दें कि वी आर मैरिड। और यहाँ पर दोनों की जिंदगी फंस जाती है। दोनों कपल जो है उनके बीच में कुछ अच्छा नहीं चलता है। क्या लगता है क्यों सुशील शर्मा इतना प्राइवेटली क्यों रखना चाहता था अपना मैरिड लाइफ? आप लोग कमेंट करके बताना। अब नैना और सुशील के बीच बहुत ही ज्यादा झगड़े होने लगे, और नैना एक पॉइंट रखती है सुशील के सामने कि वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है अपने फ्रेंड मतलूब करीम के साथ, जो कि ऑल्सो एक कांग्रेस वर्कर था और उसका कलीग भी था। बट सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यहाँ आता है कि मतलूब करीम उसका फ्रेंड तो था ही नहीं। असल में मतलूब करीम और नैना साहनी के बीच में कुछ चल रहा था। सुशील शर्मा को भी कुछ डाउट हुआ कि मतलूब करीम कौन है भाई, थोड़ा पता किया जाए। और फिर सुशील अपने नौकरों को बोलता है कि नैना साहनी पर वो स्पाई करे, जासूसी करे। एंड यस, सर्वेंट्स वफादार भी होते हैं, हर सर्वेंट मिर्जापुर वाला नहीं होता। वो नैना को स्पाई करने लगा, कहाँ वो जाती थी, किससे बात करती थी, सारी चीज़ें वो बताने लगा सुशील को। इतना ही नहीं, नेबर तो ये भी क्लेम करते थे कि सुशील शर्मा अपनी वाइफ को पीटता था। एंड यस, मैं थोड़ा ओल्ड एज टाइप लगूं, बट जिस रिश्ते में शक हो वो ज़्यादा लंबा नहीं टिकता, ये आप सब ने सुना होगा। 3 साल के बाद 2 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा अपने फ्लैट के पास पहुंचता है मंदिर मार्ग दिल्ली, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। सुशील शर्मा जब अपने घर पहुंचता है वो देखता है कि उसकी वाइफ जो है नैना, वो अल्कोहल कंज्यूम कर रही है और वो किसी से बात कर रही है, और वो जिससे बात कर रही थी वो था मतलूब करीम। एंड यस, जब नैना देखती है कि सुशील शर्मा घर आ गया है, वो एकदम पैनिक होते हुए कॉल को काट देती है। बट उसे क्या पता था कि सुशील शर्मा को पता चल चुका है। उसके दिमाग में तो पहले से ये सारी चीजें दौड़ रही थी, और उस दिन सुशील शर्मा का शक अंदाजे से पक्के में बदल गया। यस, जो उसकी वाइफ है उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है मतलूब करीम के साथ। अब अगर आपको पता चलता है आपके सामने आपकी वाइफ अपने दूसरे दोस्त या क्या बोलेंगे बात कर रही है, तो फिर आपके मन में सबसे पहला रिएक्शन क्या आएगा? आप क्या करने की सोचोगे? आप पहले अपना आपा खो दोगे। ठीक वैसा ही सुशील शर्मा ने भी किया, बहुत ही ज़्यादा अंदर से डिप्रेस्ड हो जाओगे। ठीक वैसा ही सुशील शर्मा के साथ भी हुआ। बट आप कभी इतनी बड़ी गलती मत कर देना कि आप अपना एक लाइसेंस रिवॉल्वर निकालते हो, जो कि सुशील शर्मा निकालता है, और अपनी वाइफ पर 3 गोलियां दाग देता है। एक उसके सर पे, एक उसके नेक पर, और तीसरा जाता है एयर कंडीशनर पे, और वहीं पर हो जाती है नैना साहनी की मौत। अब आप बताओ, आपकी एक लाइफ पार्टनर है जिसके साथ आप 3 साल अपने बिता चुके हो, और आपको पता चलता है उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। दिल से आपको भी बुरा लग रहा होगा। एक बंदा क्या करेगा? रेज में आकर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? गोली नहीं चलाएगा। मान लो उसने गोली चला भी दी, अब इसके बाद वो क्या सरेंडर करे?
यस वो कर सकता है, उससे गलती तो हुई ही है, बट नो, सुशील शर्मा का दिमाग अब एक मॉन्स्टर मोड में चला गया था और वो सरेंडर तो नहीं करने वाला था। वो तो होश में भी नहीं था कि उसने कुछ गलत किया है। वो कॉल करता है केशव कुमार को। अब जिन्हें नहीं पता केशव कुमार कौन था तो नो प्रॉब्लम, वो कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं। जो सुशील शर्मा था वो दिल्ली में ही एक रेस्टोरेंट ओन करता था बगिया बारबेक्यू नाम से, जहाँ पर काम करने वाला एक एम्प्लॉय था और उसका नाम था केशव कुमार। वो सारा कॉल पे सिनेरियो एक्सप्लेन करता है केशव कुमार को कि ऐसा ऐसा सीन हो चुका है और अब भाई मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। केशव बोलता है हाँ ठीक है मैं तैयारी करता हूँ, आप आ जाओ जल्दी से। और शॉकिंगली एक बंदा एक बार में कैसे मान सकता है, शायद पैसों की लालच। सुशील शर्मा जो था वो नैना साहनी की बॉडी उठाता है, उसको एक ब्लैक पॉलिथीन में कवर करता है, अपने मारुति कार में डालता है और चल पड़ता है अपने रेस्टोरेंट की ओर। जब वो अपने बगिया बारबेक्यू में पहुंच जाता है वो अपना काम चालू करता है। सुशील शर्मा के दिमाग में आता है एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर आइडिया, और जो तंदूर रहता है जिस पे आपने बहुत सारी प्यारी प्यारी तंदूरी रोटी खाई होंगी, उसमें वो सोचते हैं हम लाश को इसी में जलाएंगे, पुलिस वालों को पता भी नहीं चलेगा। उन लोग नैना की बॉडी को काटना चालू करते हैं, बट सुशील शर्मा ये बोलता है कि बॉडी काटी नहीं गई थी, ये तो कोर्ट भी बोलता है, ये लोगों ने बस ऐसे ही र्यूमर्स फैला दिए। हो सकता है उसने बॉडी के पीसेस ना किए हो, बट उससे भी ज़्यादा गलत आप क्या करते हो भाई, आप उसकी बॉडी को डाल देते हो तंदूर में। वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। आप सोचो ना सुशील शर्मा की बातें कितनी ज़्यादा इलॉजिकल है। वो बोलते हैं भाई हमने बॉडी नहीं काटी थी बट हमने उस बॉडी को तंदूर में डाल दिया। ये बातें सुनने में कितनी ज़्यादा भयंकर लग रही है और उसे करने में इस चीज़ को शर्म नहीं है। जब वो बॉडी तंदूर में जाती है तो बहुत ही ज़्यादा धुआं निकालने लगती है और उसके बाद में जो पुलिस थे वो वहाँ के देखने लगते हैं, बट केशव कुमार जो कि एम्प्लॉय था वो ये बोलता है कि हम पुराने इलेक्शन पोस्टर्स जला रहे थे साहब जी। बट फिर वो पुलिस ऑफिसर को थोड़ा और डाउट होता है और इस बार वो सीधा रेस्टोरेंट के छत को पार करके चला जाता है उस पार, और वो देखता है कि तंदूर के पास में एक ब्लैक पॉलिथीन रखा हुआ है। उस पॉलिथीन के पास खून के छींटे हैं लाल लाल, और उस तंदूर में से बहुत ही ज्यादा गंदी सी बदबू आ रही है। भाई पुलिस वालों को भी कितनी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं भाई, जो तुम छोटी छोटी चीजों पे ट्रोल कर देते हो, इट्स नॉट ईजी। अब जो रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर ने ये सारा सिनेरियो देखा था उन्होंने डिस्क्रिप्शन भी दिया कि क्या सीन चल रहा था वहाँ पे। उन्होंने कहा जब बॉडी तंदूर में था तो वो फट रहा था और उसके अंदर से जो उस औरत का इंटेस्टाइन था नैना साहनी का, वो बाहर निकलते दिख रहा था। केशव कुमार पे ये भी चार्जेस लगे कि उसने एक मुजरिम को एस्केप करने में मदद करा। सुशील शर्मा जो था वो इतना बड़ा कांड करने के बाद 4 अलग अलग सिटीज में गया भागते रहा पुलिस से, और फाइनली वो बेंगलोर में सरेंडर कर देता है। फिर सुशील शर्मा की जो वाइफ थी नैना साहनी, उसका पोस्टमार्टम चालू हुआ। पहला पोस्टमार्टम जो था वो LHMC दिल्ली ने करवाया। इस पोस्टमार्टम में ये पता चला कि नैना साहनी की जो डेथ थी वो बर्न इंजरीज की वजह से हुई थी। जो सेकेंड पोस्टमार्टम का ऑर्डर था वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल ने दिया, और उस पोस्टमार्टम में ये पता चला कि नैना साहनी को जो गोली लगी थी एक उसके स्कल पर गई और दूसरी उसकी नेक पे। जो दिल्ली पुलिस थी वो भी अपना इन्वेस्टिगेशन चालू करती है और सुशील शर्मा के खिलाफ एक चार्ज शीट कोर्ट में फाइल होता है, जिसके बाद नवंबर 7, 2003 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो रहती है वो सुशील शर्मा को डेथ सेंटेंस दे देती है, फांसी की सजा दे देती है, जिससे सुशील शर्मा बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उस पर फेक एलिगेशंस लगे थे कि उसने अपने वाइफ की बॉडी को चॉप करा है। और फिर सुशील शर्मा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ एक अपील करता है दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर, बट उससे दिल्ली हाई कोर्ट को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और जो सुशील पे डेथ सेंटेंस की सजा थी उसे बरकरार रखा जाता है। बट 2013 में सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस आता है तब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि कोई एविडेंस नहीं है कि सुशील शर्मा ने अपनी वाइफ की बॉडी को चॉप करा, इसलिए वो डेथ सेंटेंस से तो बच जाएगा बट उसे उम्र कैद की सजा जरूर होगी। एंड यस, उस समय ऐसा कोई मुजरिम नहीं था जिसको इतनी लंबी सजा हो और उसके बाद भी उसे कहीं अपने फैमिली वालों से मिलने का भी मौका नहीं मिला था। और दिल्ली हाई कोर्ट बोलती है कि 23 साल बहुत ही ज्यादा है, और अगर हम ओवरऑल मिला दें तो सुशील कुमार पूरे 29 साल की सजा काट चुका है। 2015 में सुशील शर्मा को अपने पेरेंट्स से मिलने का मौका मिला, वो मिल पाया, एंड फाइनली 2018 में उसे रिलीज कर दिया गया, उसे छोड़ दिया गया जेल से। एंड यस, यही था तुम्हारा तंदूर कांड। बट इसमें एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं मैं तुम्हें, जब ये तंदूर वाला केस हुआ था तब दिल्ली को इतना बड़ा शॉक वेव मिला कि उन्होंने तंदूर वाली चीजें ही खाना छोड़ दिया। दिल्ली के लोग तंदूर से रिलेटेड कोई भी चीजें नहीं खाते थे। इनफैक्ट उन्हें तो रेस्टोरेंट जाने में ही डर लगता था कि कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। अब हम थोड़ी अच्छी बात कर लेते हैं कि अब सुशील शर्मा का जीवन कैसा चल रहा है। तो सुशील शर्मा में अब सद्बुद्धि आ गई है। देखो उस समय भी उसमें बुद्धि थी बट हालात वैसी हो गई, कुछ होता है लोगों के साथ में, कुछ लोग मजबूरी में कर बैठते हैं
गलत किया, यस उसने बहुत ही ज़्यादा गलत किया, बट अब जो वो ज़िंदगी जी रहा है ना वो बहुत ही ज़्यादा सही है। जब सुशील शर्मा का इंटरव्यू लिया गया, सुशील शर्मा ये बोलता है कि देखो मैंने जितनी भी चीज़ें करी वो मेरे ऊपर गुजरी, बट मेरे ऊपर जो भी चीज़ें हुई ना उससे मेरे फैमिली वालों को बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है। जब मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी, मैं केस में अंदर था, तब मेरे मॉम डैड का बीच बीच में तबीयत खराब हो जाता था और उनको पूछने वाला भी कोई नहीं था। बट मुझे इस चीज़ का बुरा लगता है कि किया जो किया वो मैंने करा, बट भुगता किसने? मेरे पेरेंट्स ने। और इसलिए सुशील शर्मा अपनी पूरी लाइफ अब अपने पेरेंट्स को डेडिकेट कर चुका है, उनकी सेवा करता है, अपनी गलतियों से सीख चुका है। गलती उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, सज़ा भी वो बहुत ज़्यादा बड़ी काट के आया। यहाँ पर मैं सुशील शर्मा को बिल्कुल सही नहीं बोल रहा हूँ, बट नैना साहनी भी सही नहीं थी। ज़्यादा गलती यस सुशील शर्मा की थी, बट तुम मुझे कमेंट करके ये बताना कि तुम्हारा क्या रिएक्शन होता अगर तुम्हें पता चलता कि तुम्हारी वाइफ का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में।